नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज हम इतिहास विषय के बारे में जानेंगे। इतिहास विषय के आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता आज का हमारा टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम नामकरण के बारे में जानेंगे, इसकी खोज के बारे में जानेंगे, इसके उद्भव के बारे में जानेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि सिंधु घाटी का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो इसका मुख्य कारण यह है कि जितने भी स्थल प्रथम में खोजे जा रहे थे इसी सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे जा रहे थे वह सब नदियों के किनारे ही पाए जा रहे थे। उन सब की मुख्य नदी सिंधु नदी ही है। तो कहने का मतलब है जो सिंधु नदी है वह उसके और उसकी सहायक नदियों के जितने भी स्थल हैं उसी के किनारे मिले हैं, क्योंकि इसे ही पूरे को हम घाटी क्षेत्र कहते हैं। एक नदी के चारों ओर का क्षेत्र वही उस नदी की घाटी हो जाती है। तो सिंधु नदी घाटी में ही इसका नाम छुपा है। अब इसे एक नाम और से हम बुलाते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय अंग्रेजी शासन में जिस समय स्थलों की खोज हो रही थी उसमें सबसे पहला स्थल हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा उस समय का नाम नहीं था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, पाकिस्तान के शायद पंजाब प्रांत में। तो इसे सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता भी इसे हम कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, विश्व के जितनी भी सभ्यताएं खोजी जा चुकी हैं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो गई, उसे हम नील नदी की सभ्यता कहते हैं क्योंकि वह नील नदी के किनारे थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे थी। इसी प्रकार से हमारी इस सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में चर्चा हो गई। अब इसके बाद हम जानते हैं इसकी खोज के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता खोज कैसे हुई, किसने की? तो यह बात है सन 1856 की। सन 1856 में, माफ कीजिएगा, सन 1826 में। तो सन 1826 में चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति इस स्थान से होकर गुजरता है। वह इस स्थान से होकर गुजरता है, उसे कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं, वह उसको जानने का प्रयास करता है। और लेकिन इसमें यह नहीं बता पाता कि यह कोई पुराना स्थल है, यह कोई सभ्यता का रूप हो सकता है। वह इसे बताने में बिल्कुल असफल रहा। लेकिन सर्वप्रथम उसने इसके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोज की और इसने एक पत्रिका निकाली, नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसने इस पत्रिका के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया है सर्वप्रथम, और इसी के द्वारा इस पत्रिका के माध्यम से ही यह खबर बहुत दूर दूर तक फैली। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगली खोज जो है में थे दो बर्टन बंधु। ये कौन थे? बर्टन बंधु थे, ये दो भाई थे, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। ये दोनों भाई इंजीनियर थे। तो तब से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का आज का वर्तमान क्षेत्र कराची है, कराची से लेकर लाहौर तक के बीच रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था। रेलवे लाइन का निर्माण के समय जब ये यहाँ पर रेलवे लाइन इसका कार्य चल रहा था, तब इसकी खुदाई के स्थान पर यहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त हुई। इन ईंटों को इन्होंने इस पटरी के कार्य में लगा दिया, पटरी के नीचे आसपास में लगा दिया। ये ईंटें निकालते रहे, ईंटें निकलती रही। तब इन्हें यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई पुराना स्थल है, लेकिन यह नहीं बता सके कि यह कोई ऐतिहासिक स्थल ऐसा रहा है कि यहाँ पर कोई सभ्यता रही हो। इन्होंने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि यहाँ पर कोई ना कोई एक स्थल रहा है।
यह घटना सन 1853 की है। इसके पश्चात एक व्यक्ति आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में यह पता चलता है कि इस व्यक्ति ने सन 1853 से लेकर के 1856 तक इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का कई बार दौरा किया इन्होंने, और यह जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर क्या था। ये इसकी संपूर्ण जानकारी देने में असफल रहे, लेकिन इन्होंने बार बार जानने का यह प्रयास किया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम खोज किसने की, किसने इसकी बेसिक जानकारी दी? चार्ल्स मैसन ने। बर्टन बंधु के बारे में याद कर लीजिए, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, ये रेलवे लाइन के निर्माण में थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने कई बार जानने का प्रयास किया, वहाँ का दौरा किया, लेकिन सफल नहीं हुए। उसके पश्चात एक व्यक्ति का नाम हमेशा आपको याद कर लेना है, उसका नाम है सर जॉन मार्शल। यह कौन थे? सर जॉन मार्शल। यह भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड थे। तो इनकी यहां पर भूमिका बढ़ जाती है। भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड थे। इन्हीं के नेतृत्व में सन 1921 में दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी के सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल का पता लगाया और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में की, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में की। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई? तो इसका उत्तर है सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इन सब को आप याद कर लीजिए और नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो यह तो हुई बात इनकी खोज के बारे में। इसके पश्चात भी निरंतर खोज आज भी जारी है। आज भी वहाँ से बहुत वस्तुएं और कई प्रकार के स्थल मिलते रहते हैं। अब इसकी खोज के अध्ययन के पश्चात हम जानते हैं इसके समयकाल के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या रहा। तो चूंकि सर जॉन मार्शल उस समय के भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड थे, तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड ने, जो कि सर जॉन मार्शल थे, उनके द्वारा एक तिथि दी जाती है कि यह 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक ये रहे हैं कि 3250 से लेकर के 2750 बीसी तक का इनका समयकाल रहा है। लेकिन आपने सुना होगा कार्बन डेटिंग, जो कार्बन पद्धति होती है C14, इस पद्धति के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं के द्वारा या फिर जो भी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं उनकी हम लगभग एग्जैक्ट डेट हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके माध्यम से हमें यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी का इसका कार्यकाल रहा है, और यह भी सबसे प्रमाणिक है। डीपी अग्रवाल जैसे इतिहासकार ने भी इसे ही प्रमाणिक माना है। तो इसको याद रखना या न रखना वो अलग बात है, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक रहा है। ठीक है, तो यह रही इसके समयकाल के बारे में।
अब हम जानते हैं इसका उद्भव कहाँ से हुआ। उद्भव की बात करते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आई। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो उस समय भारत में अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी इतिहासकार थे, अंग्रेजी पुरातात्विकवाद थे, तो उनके द्वारा जो विदेशी मत को प्रधानता दी गई। क्यों? वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल रहे हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब पाकिस्तानी क्षेत्र में रहे हैं। ये अगर भारत हो गया और ये इधर, ये पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ते हैं। और इसके इधर साइड में इराक में यह मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, इस सभ्यता, इन्होंने कहा कि यही लोग थे, यहाँ से जा कर के इन्होंने ही इस सभ्यता को बसाया था। उन्होंने इसके कुछ तथ्य भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया में महल थे, बड़े बड़े भवन थे, और यहाँ भी बड़े बड़े भवन हैं, और यहाँ पे पक्के, यहाँ पर जिस प्रकार का नगरीकरण थी, यहाँ भी नगरीकरण देखने को मिलती है। इन्होंने इस प्रकार के कुछ तथ्य दिए। लेकिन भारतीय कुछ वैज्ञानिक और इतिहासकार भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यह बाहर के लोगों के द्वारा नहीं, यह केवल भारतीयों के द्वारा ही बनाई गई सभ्यता थी। उन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया में जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ था वह कच्ची ईंटें थी, और इसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। इसकी सड़कें भी कच्ची थी, और यहाँ पर सड़कें, नाली सब पक्का था। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों द्वारा ही यह सभ्यता का विकास किया गया है। तो इस पर मतभेद चलता रहता है वर्तमान में भी, तो ठीक है, लेकिन प्रधानता इसी को दी जाती है कि यह इसी क्षेत्र में ही विकसित हुई सभ्यता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसकी विशेषता के बारे में। इस सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता रही है। विशेषता के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यह थी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। यानी कि जैसे वर्तमान में कॉलोनियाँ कटती हैं शहरों में, इस प्रकार से थी। कोई घर यहाँ था, कोई यहाँ था, इस प्रकार से। कहने का मतलब है जो भी रास्ते थे वो सभी एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, और इन समकोणों पर जो घर का दरवाजा होता था वह अंदर की तरफ होता था, अंदर की साइड में, इस साइड में यहाँ पर रास्ता होता था ऐसे। तो यहाँ पर जो सड़कें होती थी वह बिल्कुल पक्की थी, मकान पक्के थे बिल्कुल, और इन सड़कों पर ही नालियों का निर्माण किया गया था। यानी कि जल जो घर से निकलता था वह बाहर नालियों की तरफ निकलता था, और इन नालियों में कोने कोने पर, नालियों के बीच में गड्ढे भी बनाए गए थे, जैसे वर्तमान में भी होता है। उससे क्या होता था, जो भी कूड़ा कचरा होता था वो नालियों में निकलता था, वो एक जगह इकट्ठा होकर उसे सफाई कर दी जाती थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह ग्रिड पद्धति, इसको बोलते हैं, यह ग्रिड पद्धति पर आधारित सभ्यता थी। प्रथम ग्रिड पद्धति पर आधारित सभ्यता थी। दूसरी विशेषता यह थी इसकी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य जो होता है तांबा और टीन को मिलाकर बनाई जाने वाली एक धातु है। इस सभ्यता में इन लोगों के द्वारा यह कला सीख ली गई थी, और कांस्य और तांबे को तांबा और टीन को मिलाकर इनके द्वारा कांस्य का निर्माण किया गया। इनके उपकरण बनाए गए, इनके द्वारा इससे ही बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 3 इसकी विशेषता है कि यह एक नगरीकरण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता तो जो थी वह एक नगरीकरण सभ्यता थी, यानी कि यह एक नगर के रूप में बसा हुआ था। और चौथी विशेषता है कि यह एक व्यापार प्रधान, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य अर्थव्यवस्था व्यापार के द्वारा चलती थी। कृषि भी होती थी लेकिन वह कम होती थी, अधिकतर इसके द्वारा व्यापार किया जाता था। अंतरराज्यीय व्यापार भी होता था,
जैसे कि इस क्षेत्र में और विदेशों में भी अन्य जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उनके यहाँ से उनके वहाँ तक भी व्यापार किया जाता था। और पांचवी विशेषता इसकी यह रही है कि यह एक शांतिप्रिय सभ्यता थी। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि इस सभ्यता के जितने भी स्थलों की खुदाई हो चुकी है, उन स्थलों में किसी भी प्रकार के कोई अस्त्र शस्त्र हथियार कुछ नहीं पाया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता बिल्कुल शांतिप्रिय सभ्यता थी। तो और इसकी एक और विशेषता मिलती है, इसको हम आद्य ऐतिहासिक भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक ऐसा क्यों कहा जाता है? आपको जानकारी होगी कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक और फिर ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को कहा जाता है जिस काल के बारे में हमें कोई भी जानकारी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। उनका अध्ययन केवल हम वहाँ से पाई गई वस्तुओं आदि के बारे में जानकर ही पता लगाते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में यह तो है कि उसमें कुछ ना कुछ लिखित सामग्री हमें प्राप्त हुई है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मक लिपि यानी कि यहाँ से एक लिपि प्राप्त हुई है, लिखे हुए कुछ वर्ड हैं, कुछ मुद्राएं मिली हैं, उन पर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोग उसे पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। यह कहा जाता है कि वह चित्रों के माध्यम से कुछ बताते थे, कुछ अपनी जानकारी देते थे, लेकिन अभी तक हम उसे पढ़ने में समर्थ नहीं रहे हैं। और ऐतिहासिक के बारे में आप सब जानते हैं, जिसके बारे में अध्ययन लिखित और वैसे साक्ष्य भी प्राप्त हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल से हम जानते हैं। तो ये रही सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने सिंधु घाटी के नामकरण के बारे में देखा, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, और हम इसकी खोज के बारे में जाना। सर्वप्रथम खोज, इसकी बेसिक जानकारी चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जानने का प्रयास किया। सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने वहाँ पर जाकर खुदाई की। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो स्थल नामक खोज की। उसके पश्चात हमने उद्भव के बारे में जाना कि इसके उद्भव किसके द्वारा किया गया, भारतीयों के द्वारा किया गया या फिर विदेशी आए थे यहाँ पर, तो इसके बीच में अभी असमंजस चल रहा है। और बाद में हमने जाना इसकी विशेषताओं के बारे में, जो कि ग्रिड पत्ती पर आधारित थी। एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, एक नगरीकरण सभ्यता थी, व्यापारिक सभ्यता थी, शांतिप्रिय सभ्यता थी, और ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक था, यह किन राज्यों में फैली थी, किन देशों में फैली थी, आखिर स्थल कहाँ थे, और इनके स्थलों से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, और उनका क्या महत्व रहा है अभी तक। हम अगली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।